प्रिय विद्यार्थियों, हम केन्स के रोजगार व आय सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पिछले ई लेक्चर में हमने समग्र पूर्ति फलन के बारे में पढ़ा था, जो प्रभावपूर्ण मांग तथा संतुलन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पक्ष है समग्र मांग फलन। जहाँ समग्र पूर्ति फलन और समग्र मांग फलन एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ संतुलन स्थापित होता है। तो इस वीडियो में हम BA पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समग्र मांग के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम समग्र मांग फलन तथा इससे संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। केन्स के अनुसार समग्र मांग फलन रोजगार के किसी दिए हुए स्तर का संबंध किसके साथ करता है? रोजगार के उस स्तर पर उद्यमियों द्वारा किए गए उत्पादन के विक्रय से अनुमानित या प्रत्याशित आय के साथ बताता है। तो समग्र मांग फलन किन दो चीज़ों के बीच का संबंध है? एक तो रोजगार के स्तर और दूसरा इस रोजगार के द्वारा जो श्रमिक लगाए जाते हैं, वे जो उत्पादन करते हैं, उनके विक्रय से कितनी आय अनुमानित है या कितनी आय की आशा करते हैं उद्यमी, उन दोनों के बीच का संबंध बताता है। तो यह रोजगार तथा प्रत्याशित आय के बीच का संबंध बताता है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो रोजगार तथा प्रत्याशित आय या अनुमानित आय या जितनी आय की आशा की जा रही है उद्यमियों के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, इन दोनों के बीच का संबंध बताता है। इसे हम चित्र की सहायता से इस प्रकार समझ सकते हैं। चित्र में दो अक्ष हैं, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष पर रोजगार का स्तर लिया गया है, y अक्ष पर प्रत्याशित या अनुमानित आय का स्तर लिया गया है और इन दोनों के बीच के संबंध को बताता है समग्र मांग फलन या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या AD। जैसा आप देख सकते हैं, AD ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र है, जो पहले तेजी से उठता है और फिर उसके बाद उसकी जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है, अर्थात उसमें वृद्धि धीमी गति से होती है। अर्थात इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है और शुरू में वृद्धि तेजी से, रोजगार के बढ़ने पर जो आय बढ़ती है, प्रत्याशित आय बढ़ती है, उसमें वृद्धि शुरू में तेजी से होती है और फिर वो धीमी गति से होती है। अगर हम फलन को दिखाएं एक समीकरण के रूप में, तो AD = FN, इस तरह से हम इसे समीकरण के रूप में दिखा सकते हैं। अर्थात कुल मांग AD किसका फलन है? N का फलन है या रोजगार के स्तर का फलन होती है। क्योंकि रोजगार स्तर में जब कमी होती है तो उसकी वजह से उत्पादित माल की बिक्री से जो आय होगी वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादन कम होता है। इसी तरह से यदि रोजगार में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में उत्पादन बढ़ता है और जो अनुमानित आय है वो भी बढ़ती है। और इसीलिए केन्स के अनुसार समस्त मांग फलन रोजगार स्तर का वर्धमान फलन है। दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं।
जैसा हमने चित्र में देखा था कि शुरू में तो रोजगार के बढ़ने पर कुल मांग बढ़ती है, परंतु रोजगार के एक स्तर पर पहुंचने के बाद क्या होता है, ये कम होने लग जाती है। इसकी जो वृद्धि है ये कम होने लग जाती है। वास्तव में जो मांग है वो कम नहीं होती है, बल्कि मांग के बढ़ने की जो दर है, उसकी जो वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है। पहले तेज़ी से बढ़ रही होती है और अब वो धीरे बढ़ती है। होती वृद्धि ही है, परंतु उसकी दर कम हो जाती है, उसकी गति कम हो जाती है बढ़ने की। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि जिस अनुपात में आय अथवा रोजगार स्तर में वृद्धि होती है, मांग जो है वो उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है, उससे कम अनुपात में बढ़ती है। इससे संबंधित एक प्रमुख अवधारणा है कुल मांग कीमत। एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के दिए हुए स्तर पर सब उद्यमी मिलकर इस रोजगार स्तर पर काम में लगे हुए श्रमिकों द्वारा उत्पन्न माल को बेचकर जितना कुल विक्रय मूल्य या आय प्राप्त करने की आशा करते हैं, उसे कुल मांग कीमत कहते हैं। अर्थात जो हम प्रत्याशित आय की बात कर रहे हैं वो वास्तव में केन्स द्वारा कही गई है कुल मांग कीमत या एग्रीगेट डिमांड प्राइस। यदि सभी माल जो उत्पन्न किया गया है उससे बेच दिया जाए तो उससे जो कुल विक्रय मूल्य या टोटल सेल प्रोसीड्स प्राप्त होने की आशा करते हैं उत्पादक, वह कहलाती है कुल मांग कीमत। दूसरी अवधारणा है समग्र मांग या कुल मांग अनुसूची। इस संबंध को एक तालिका के रूप में यदि प्रकट किया जाए तो यह समग्र मांग अनुसूची कहलाती है। अभी तो हमने इसे फलन के रूप में देखा था, समीकरण के रूप में देखा था, चित्र के रूप में देखा था। यदि हम इसे टेबल या तालिका के रूप में देखें तो वह कहलाती है समग्र मांग अनुसूची या एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तालिका 1 के अंदर हमने रोजगार के स्तर तथा समग्र मांग कीमत या प्रत्याशित आय के बीच में संबंध दिखाया है। तालिका 1 2 कॉलम्स है इसमें। पहला है रोजगार का स्तर और दूसरा है प्रत्याशित आय। रोजगार का स्तर लाखों में लिया गया है और प्रत्याशित आय करोड़ रुपए में। जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है, 0 से वो बढ़ते हुए 50 पे पहुंच गया है, वैसे वैसे प्रत्याशित आय में भी वृद्धि होती है। 80 से बढ़कर वो 600 हो जाती है, परंतु प्रारंभ में वो तेज गति से बढ़ती है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर आप देखें तो वो काफ़ी अधिक है और ये अंतर लगातार नीचे जाते हैं वैसे ही कम होता चला जाता है। दो के बीच का अंतर यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि ये अंतर लगातार कम हो रहा है। हालांकि प्रत्येक स्थिति में प्रत्याशित आय या कुल मांग कीमत में वृद्धि हो रही है, परंतु पहले अधिक तेजी से हो रही थी। 0 से 10 के बीच में 240 का अंतर दिखाई दे रहा है। 320 माइनस 80 करेंगे तो 240 आ जाता है। और फिर उसके बाद में यदि आप देखें तो ये अंतर कम हो गया है। अब ये 420 में से आप 320 घटाएंगे तो 100 हो जाता है। तो ये अंतर इस तरह से 100 ही रह गया है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये अंतर कम हो जाता है और लास्ट में ये 560 से 600 के बीच में अंतर 40 ही रह गया है। अब हम देखते हैं कि समग्र मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। हम सरल मॉडल लेंगे जो 2 क्षेत्रीय मॉडल है, जिसमें सिर्फ परिवार और व्यवसाय हैं और सरकार भी नहीं है और विदेशी क्षेत्र भी नहीं है। ना तो सरकारी क्षेत्र है और ना ही विदेशी क्षेत्र है।
और ऐसे सरल मॉडल में, दो क्षेत्रीय मॉडल में, समग्र मांग के केवल दो निर्धारक तत्व या दो भाग होते हैं। पहला है उपभोग पर किया जाने वाला व्यय या उपभोग्य वस्तुओं की मांग अर्थात कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा है निवेश या विनियोग पर किया जाने वाला व्यय या निवेश वस्तुओं की मांग या पूंजीगत वस्तुओं की मांग या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर फलन के रूप में हम इस संबंध को लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं AD = C+I। AD क्या है? AD समग्र मांग है। C क्या है? C है उपभोग। I क्या है? I है निवेश। इस तरह से AD किसके बराबर है? अपने दोनों निर्धारकों के योग के बराबर है। C तथा I के योग के बराबर है समग्र मांग। क्योंकि केन्स अल्पकाल मानकर चलते हैं तो इसलिए हम ये भी जान लें, नोट कर लें कि अल्पकाल में निवेश को स्थिर मान लिया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ रह जाती है वो रह जाती है उपभोग, क्योंकि निवेश तो स्थिर है। परिवर्तन किस में हो रहा है? उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उपभोग फलन की अवधारणा को समझना। उपभोग किसके ऊपर निर्भर करता है? उपभोग आय या आमदनी पर निर्भर करता है। फलनात्मक संबंध के रूप में हम इसे इस तरह दिखा सकते हैं C = FY, जहाँ Y क्या है? उपभोग के काम में आने वाली आय, और F फलनात्मक संबंध को दिखाता है। तो इस तरह से उपभोग आमदनी का फलन है। अल्पकाल जब हम लेके चल रहे हैं तो उस स्थिति में उपभोग किसके ऊपर निर्भर करता है? पहला वो स्वतंत्र उपभोग पर निर्भर करता है, और दूसरा वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो अल्पकाल में उपभोग स्वतंत्र उपभोग या ऑटोनोमस कंजम्पशन पर निर्भर करता है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC पर निर्भर करता है। अब देखें हम स्वतंत्र उपभोग। तो इसके लिए पहले फलनात्मक संबंध देख लें कि समीकरण के रूप में जो हमने देखा था फलनात्मक संबंध वो कैसे लिखा जाएगा। C यहाँ पे आपका है उपभोग व्यय। उपभोग व्यय किसके बराबर है समीकरण के रूप में? स्वतंत्र उपभोग C0 प्लस या जोड़ किसमें इसका किया जाएगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और आय के गुणन का BY, मतलब B और Y को गुणा करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से उपभोग व्यय जो है वो स्वतंत्र उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और आय के ऊपर निर्भर करता है। अभी स्वतंत्र उपभोग क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या है? इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्र उपभोग से अभिप्राय उस न्यूनतम उपभोग व्यय से है जो एक व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है, चाहे उसकी आय शून्य ही क्यों न हो। जैसे भोजन है, वो तो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए करना ही पड़ता है, भले उसकी आय शून्य ही क्यों ना हो। ऐसा जो न्यूनतम उपभोग है, जो आय शून्य होने पर भी मजबूरी होती है जीवित रहने के इंसान को इस उपभोग को करने की, वो कहलाता है स्वतंत्र उपभोग। ये जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा हिस्सा है BY, और उसमें आ रहा है आपका B या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका भी अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अल्पकाल में स्वतंत्र उपभोग की स्थिति होती है और दीर्घकाल में
दोनों में परिवर्तन होते हैं, आय तथा उपभोग में परिवर्तन होते रहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। मतलब आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये जो नीचे वाली चीज़ है, आय में परिवर्तन, इसकी वजह से उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो आपके ऊपर आएगा उपभोग में परिवर्तन, भाग का निशान, भाग देंगे आप आय में परिवर्तन से। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो एक इकाई आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जितना परिवर्तन होता है वो कहलाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी हमेशा धनात्मक होती है, अर्थात आय में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से उपभोग में वृद्धि होती है। सामान्यतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है उसकी रेंज इस प्रकार से होती है कि वह 0 से तो अधिक होती है और इकाई से कम होती है। कभी वो नेगेटिव नहीं होती या ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि धनात्मक संबंध है। तो रेंज कहाँ से शुरू हो रही है इसकी? 0 से शुरू हो रही है, 0 से लेके 1 तक की, क्योंकि जितनी आय बढ़ रही है उससे ज़्यादा तो उपभोग बढ़ नहीं सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों को भाग देंगे हम, आय और उपभोग को, तो 1 आएगा, कम से कम 0 आएगा। तो इसलिए इसकी रेंज क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 और 1 के बीच की कोई संख्या होती है, जैसे 0.6, 0.75, 0.8, इस तरह से इसका मूल्य होता है। जैसा हमने देखा, आय के बढ़ने पर उपभोग में कुछ मात्रा में वृद्धि अवश्य होती है, परंतु आय में हुई वृद्धि का एक भाग ही उपभोग पर व्यय किया जाता है, सारा का सारा नहीं किया जाता है। सारी आय उपभोग पर खर्च नहीं होती, इसलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम रहती है सदा। चित्र 2 में हम उपभोग फलन देखेंगे कि किस तरह से इसको चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है, और चित्र 3 में हम समग्र मांग फलन देखेंगे इसकी सहायता से। चित्र 2 में हम देखते हैं उपभोग फलन। इसमें एक्स अक्ष जो है उसके ऊपर आय ली गई है और वाई अक्ष के ऊपर उपभोग लिया गया है। सी जो आपकी ये रेखा है, ये है उपभोग फलन। ये वर्धमान है या बढ़ता हुआ है, जैसे आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, इसलिए ऊपर की ओर उठती हुई एक रेखा है। जैसे हमने देखा था कि ये रैखिक संबंध है, इसमें C = C0 + BY। इस तरह से ये कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, इसमें कोई क्यूब नहीं आ रहा, इस तरह के फलन कहलाते हैं रेखीय फलन। और इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये उपभोग फलन भी एक सरल रेखा ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे रही है, CC। जैसा हमने देखा था कि यदि उपभोग के अंदर विनियोग भी जोड़ दिया जाए, C + I, 2 घटक हैं समग्र मांग के, एक उपभोग और दूसरा विनियोग या निवेश, और इन दोनों का योग क्या होता है? समग्र मांग। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने समग्र मांग जो AD ली है वो इस तरह से लिए है कि एक्स अक्ष पे आय है और वाई अक्ष पे समग्र मांग है। और पिछले शुरुआत के हिस्से में हमने देखा था कि एक्स अक्ष पे हमने रोजगार लिया था, यहाँ हम एक्स अक्ष पर आय लेके चल रहे हैं। तो इस तरह 2 प्रकार से समझाया गया है समग्र मांग फलन को। इसी तरह से 2 प्रकार से समग्र पूर्ति फलन को भी समझाया गया है, एक तो आय के सापेक्ष में और दूसरा हमने एक्स अक्ष पे जब रोजगार लिया था। तो केस ने शुरू में रोजगार के
निर्धारण के रूप में बताया था और फिर उसके बाद में केन्स के अनुयायी जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसको आय के संदर्भ में समझाया था, जिस तरह से समग्र पूर्ति फलन को समझाया था। तो इस प्रकार उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय का योग्य समग्र व्यय या समग्र मांग है C प्लस आय, और यह y अक्ष पे दिखाया गया है। x अक्ष पर आमदनी या राष्ट्रीय आय दर्शाई गई है, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए होता है और इसलिए इसमें राष्ट्रीय आय लेते हैं हम। जैसा हमने समग्र पूर्ति फलन के निर्धारण में देखा था, केन्स के समर्थक आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी एक्स अक्ष पर रोजगार के स्थान पर आय को लिया था। इस प्रकार प्राप्त समग्र मांग वक्र तथा समग्र पूर्ति वक्र की सहायता से संतुलन में आय का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।